आता है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना ने ये जिक्र भी किया था कि एक पश्चिमी देश ने उनसे बेस मांगा था। और एक ऐसा देश है जिसने ये भी कहा था कि जब जनवरी 2024 में इलेक्शन हुए हैं तो ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुए, ट्रांसपेरेंट नहीं थे। इस बात का भी जिक्र हुआ है। अब उस देश के हाथ के जरिए कौन सी रेडिकल ताकतें जो खेलती हैं बांग्लादेश में, उस पर भी ध्यान जाता है, उस पर भी शक जाता है। कई इस तरह के डाउट उठते हैं कि कौन-सा वो पश्चिमी देश है जिसके ज़रिए जो इस्लामिक ताकतें हैं या जो कट्टरपंथी ताकतें हैं बांग्लादेश में जो उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं, जिन्होंने शायद वो बेस माँगा होगा। तो तमाम तरह के शक जाते हैं बाहरी ताकतों पर कि जो इन प्रदर्शनों के पीछे, जो इस अस्थिरता के पीछे, जो इस तख्ता-पलट के पीछे हो सकती थी। इस समय तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा हाथ तो पाकिस्तान की आईएसआई का हो सकता है। चीनी हुँ, अ, जो भी उनके ताकतें हैं, वो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा जमात-ए-इस्लामी, जिसके हुँ, वहाँ पे इस समय सबसे ज़्यादा उनको लगा था कि ये अवामी लीग वाले उनके बिल्कुल जमात-ए-इस्लामी को नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं। और जहाँ तक कि बीएनपी का सवाल है, जो खालिदा जिया की पार्टी है, तो वो तो उन्होंने तो चुनाव छोड़ ही दिया था। अब हुँ, या तो वो दोबारा वापस आना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ में मिलकर। मैं सोचता हूँ जहाँ तक कि ग्लोबल ताकत है, जो वेस्टर्न पावर की हुँ, बात आपने कही है, तो हुँ, जो ग्लोबल पावर्स होती हैं, मेरे ख्याल से ऐसे छोटे मसलों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहेंगे डायरेक्टली। वो सोचेंगे कि इस तरह से जो है, जो और ताकतें छोटी हैं, अपना गेम प्ले करने दीजिए, बाद में उनको देखा जाएगा। तो वो जी, बाद में निकल के आएगा वो हाथ उनका। लेकिन हुँ, फिलहाल तो यही है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, चीन और जमात-ए-इस्लामी और बीएनपी उनके साथ में मिलकर और जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान के साथ में मिलकर कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश को अस्थिर करा जाए, बिल्कुल क्राउड मैनेज करा जाए, ताकि जो भी उनके लोग हैं जो भीड़ में जाते हैं, क्योंकि चुनाव होते हैं तो हार जाते हैं, लेकिन भीड़ हुँ, में सबसे ज़्यादा हल्ला करते हैं, सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। तो वो उसको करने में लगे हुए हैं। तो हमारा आवश्यकता ये है भारत के लिए या और देशों के लिए जो बांग्लादेश के साथ में संबंध बना के रखना चाहते हैं, कि वहाँ की जो भी सुरक्षा ताकतें हैं, सुरक्षा एजेंसीज़ हैं, उनके साथ में कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करें और कहें कि बांग्लादेश को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है कि ये भीड़ जो है, ये अपने-अपने घरों में लौटें। जी। जिस तरह बांग्लादेश में हालात इस समय बिल्कुल नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। अ, और वहाँ के जिस तरह ज़िक्र हो रहा है कि वहाँ के जो पूर्व मंत्री रहे, उनके घरों पर हमले हो गए। जो अवामी लीग पार्टी है शेख हसीना की, उसके दफ्तर को जला दिया गया। अब ये एक तरह से भारत के लिए वार्निंग सिग्नल है, हमारे लिए एक चेतावनी है क्योंकि भारत का 4000 से भी ज़्यादा किलोमीटर का जो सीमा है, वो बांग्लादेश से जुड़ी है और आए दिन और लगातार कई दशकों से हम देखते आ रहे हैं कि घुसपैठ होती हैं। और जिस तरह से हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो एनजीओज़ एक्टिव हैं बांग्लादेश में, कहते हैं उनको भी बाहरी ताकतों से फंडिंग होती है और जो इनडायरेक्टली टेररिस्ट आउटफिट्स को जाती है। तमाम तरह के शक पैदा होते हैं कि किस तरह से जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं वो घुसपैठ कर सकते हैं। इस पूरे जो अस्थिरता का माहौल है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। भारत जी, के लिए बिल्कुल क्या सही। इस समय सावधानी और सतर्कता की ज़रूरत है बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर, आंतरिक भारत को सुरक्षा तो को लेकर सतर्क भी? रहना ही होगा और हमने भारत हुँ, ने जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को आगाह कर हुँ, दिया है कि पूरे तरीके से जो हमारा 4000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा बॉर्डर है, उसको सिक्योर और उसको बहुत अच्छे तरीके से सँभाल के रखा जाए, ताकि वहाँ पर कोई इवेंट किसी तरह की ज़्यादा ना हो। लेकिन उसमें खतरा ये नहीं है कि वहाँ पे उन्मादी लोग भाग कर आएँगे। उसमें खतरा ये है कि जो उन्माद से डर के लोग भागना हुँ, शुरू करेंगे बांग्लादेश से, वो हुँ, लाखों में है, करोड़ों में है, कितना है वो डिपेंड करता है कि बांग्लादेश की जो सुरक्षा संस्थाएँ हैं, वो अपने रोल निभा पाती हैं, भूमिका पूरे तरीके से निभा पाती हैं या नहीं? या पूरा भीड़ के हाथ में सब छोड़ देती हैं, जैसे श्रीलंका में एक बार हो गया था कि जी, वो सारे की सारी भीड़ जो है वहाँ के राष्ट्रपति के घर में पहुँच गई थी और उनके हुँ, बिस्तरे पे लेटने लगे थे, उनकी कुर्सियाँ उठा-उठा के ले गए थे। तो बांग्लादेश में कुछ इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे ख़्याल से आवश्यकता ये है कि बांग्लादेश की जो भी सेन संस्थाएँ हैं, सेन लोग हैं, वो मिलके आपस में निर्णय करें इस समय कि ये भीड़ उन्माद कर सकती है, लेकिन बांग्लादेश का कोई फ़ायदा नहीं कर सकती है किसी तरीके से भी। तो हमारे ख़्याल से ये आवश्यक है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स को हम लोगों ने रखा है, लेकिन साथ ही साथ हमको कॉन्टैक्ट्स बना के रखने होंगे बांग्लादेश के अंदर भी,
और बांग्लादेश के बाहर जो और भी ताकत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, उनको भी हमें पूरे तरीके से अपना मैसेज देना होगा कि अगर वो ये करेंगे तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए हमारे दक्षिण एशिया के लिए वो अच्छी बात नहीं रहेगी। ये भी कहा जाता है एम्बेसडर शशांक कि जो बांग्लादेश में शेख हसीना या अवामी लीग पार्टी के जो दुश्मन हैं, वो भारत के भी दुश्मन हैं। हम यहाँ ज़रूर ज़िक्र करना चाहेंगे किस तरह से शेख हसीना के पूरे परिवार का असैसिनेशन हो गया था, उनके पिता का, और सिर्फ़ वो क्योंकि देश से बाहर थी और उनकी बहन इसलिए वो बच पाईं। नहीं, देखिए ऐसा हुआ कि वो अभी भी बात उसी तरह की चल रही है कि हुँ, पाकिस्तान को लगा कि जो बांग्लादेश बना है, ये हुँ, एक एबरेशन था। क्योंकि हुँ, उनको हमेशा से ये लगा कि चाहे कितने बंगालियों को मार दें वो, कितनों को बाहर हुँ, निकाल के भारत में भेज दें, अमेरिका उनके साथ में है, पश्चिम के सारे देश उनके साथ में हैं, क्योंकि हुँ, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम करा है, चीन और अमेरिका की दोस्ती करवा दी है। तो उस समय ऐसा हुआ कि वो अमेरिका के अंदर भी डिविजन्स हो गए थे कि जो ह्यूमन राइट्स वाली लॉबीज थी, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि उनकी जो पाकिस्तान के अंदर जेनोसाइड चल रहा था उन दिनों और ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उसमें अमेरिका का भी हाथ था। क्योंकि पूरे तरीके से उस समय की जो सरकार थी, राष्ट्रपति निक्सन और किसिंजर, वो पूरे तरीके से इन्वॉल्व थे कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान को किसी प्रेशर में नहीं डाला जाए और बंगालियों को चाहे मरने दीजिए मिलियंस में। उनको आपको याद होगा कि बंगाल में एक समय ढाका में एक वो कौंसल जनरल भी थे, उनको निकाल के उन्होंने नौकरी से बाहर निकाल दिया और बल्कि ऑर्डर दे दिया कि उनको कहीं नौकरी नहीं मिलनी चाहिए अमेरिका के अंदर। तो बेचारे कई सालों तक वो बिना नौकरी के ही रहे। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये जो हालात इस समय फिर से बन रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को और चीन को लग रहा है कि अगर वो साथ में मिलकर एक नए हिस्से में अपनी साझेदारी करते हैं, डिस्टेबलाइजेशन करते हैं, तो अमेरिका पीछे बैठा रहेगा, अमेरिका उनका सपोर्ट तो नहीं करेगा लेकिन उनको अपोज़ भी नहीं करेगा। तो मेरे ख़्याल से वो सोचते हैं कि ये भारत को 2 अगेंस्ट 1 वाला मसला हो जाएगा, तो चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत को किसी तरह से दबाव में डाल सकते हैं। तो इसलिए भारत को इन सब बातों को बहुत सोच समझ कर अच्छे तरीके से इस पे निर्णय लेने की आवश्यकता है और जो भारत के बांग्लादेश के अंदर मित्र हैं और बहुत हैं वो, कम नहीं है, तो उनको अपने साथ में लेकर पूरे तरीके से आगाह करना होगा, साथ में लेके चलना होगा, उनको पूरा अश्योर करना होगा कि भारत जो है जितना भी मदद कर सकता है ज़रूर करेगा। ऐसे में ये बात भी का ज़िक्र करना ज़रूरी हो जाता है एम्बेसडर शशांक कि जब बांग्लादेश में हालात इतने ख़राब हो गए हैं, वहाँ की स्थिति ऐसी हो चुकी है, तख्तापलट हो चुका है, बॉर्डर इतना बड़ा है, घुसपैठिए भारत में बड़ी संख्या में लगातार दशकों से आते रहे हैं। ऐसे में जो जिस तरह हम कहते हैं कि एफआरओ जो है उनका क्या रोल हो सकता है कि जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी है उनको पहचानने में, उनको लोकल पुलिस का क्या रोल हो सकता है? इस समय कितना सतर्क हो जाना चाहिए एफआरओ की भूमिका को लेकर अगर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहूँगा कि देखिए भारत में एक सिस्टम है कि इंडियन हुँ, इमिग्रेशन एक्ट और इंडियन सिटीज़नशिप एक्ट के हुँ, मातहत ये फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स जो कि जनरली पुलिस के कप्तान हुँ, होते हैं या पुलिस की हुँ, जो संस्थाएँ होती हैं हर स्तर पर, वो इन्वॉल्व जी, होते हैं और केंद्रीय स्तर पर और स्टेट्स के स्तर पर एफआरआरओ यानी रीजनल रजिस्ट्रेशन हुँ, ऑफिसर्स होते हैं, जो हुँ, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। उनका काम ही ये होता है, हुँ, अपने-अपने इलाके में मालूम करना कि कौन विदेशी इल्लीगली आया है या जो लीगली आया था लेकिन अब इल्लीगल हो गया है क्योंकि उनका वीसा एक्सपायर हो गया है या वीसा हुँ, वन अपना फाड़ के फेंक दिया है पासपोर्ट वगैरह। तो एक प्रकार हुँ। से ये उनकी जिम्मेदारी बनती है और उनको पूरी ताकत है इस बात को इन्फॉर्म रखने की अपने को और पूरे रिकॉर्ड्स रखने की। मैं समझता हूँ कि भारत की संस्थाएं इतनी कमजोर नहीं हुई हैं अभी तक। कमजोर क्या हुआ है क्योंकि पॉलिटिकली जो भी राजनेता होते हैं उनको सपोर्ट मिलती है इन इलीगल माइग्रेंट से क्योंकि वो कहते हैं सब माई बाप हम तो आपको वोट दे देंगे, आप हमको जमीन दिलवा दीजिए थोड़ी सी हुँ, और आपको कहीं काम करने के लिए करना है वोटिंग वगैरह के लिए या कहीं बूथ के लिए सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हैं आगे के लिए। तो भारत के अपने नागरिकों के खिलाफ इस तरह के जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं वो बन के खड़े हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं वो किसी हुँ। प्रकार से डेमोक्रेसी को वीकन करने का करते हैं जबकि डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल फैक्टर्स और पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेंथन करना होता है।